लगभग आप ये जान लीजिए 3,92,802 लोग मरे हैं। 142 करोड़ की आबादी में 3,92,802 यानी लगभग 4 लाख लोग मरे हैं कल शाम तक। मैं WHO का डाटा आपको दे रहा हूं। भारत की आबादी है 137 करोड़ 137 करोड़ और यहां कल शाम तक मरे हैं 6,642। और भारत की रिकवरी रेट है, जो लोग ठीक हो गए, 48%, वो भी 1.25 लाख के ऊपर है। ये हुआ है लॉकडाउन के कारण और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की क्षमता, साहस, नेतृत्व का कि हमको जरूर विनम्रता से अभिनंदन करना चाहिए, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी, अब आपने कहा रविशंकर जी आपने क्या किया जी, तो सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन रविशंकर प्रसाद का सब विभाग काम कर रहा था। मैं देश का संचार मंत्री हूं तो मोबाइल फोन, आपके कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट, आईटी में वर्क फ्रॉम होम, आज भारत का 85% काम आईटी सेक्टर का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारा पोस्टल विभाग, उसने देश में लगभग 1500 करोड़ रुपया गांव-गांव पहुंचाया। 5,000 टन दवाएं पहुंचाई गरीबों के लिए। तो ये भारत ने आईटी संचार के क्षेत्र से जो काम किया, ये मुझे बहुत संतोष है कि रुका हुआ भारत रुका नहीं था। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो इससे संतोष मिला कि इस चुनौती, और मैं सबों की तारीफ करूंगा, चाहे हमारा BSNL हो या प्राइवेट चैनल्स हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, सभी समय के अनुसार आगे आए और काम करने की कोशिश की। जी रविशंकर जी, जैसा भी आपने कहा कि अब एक नई व्यवस्था इसके बाद आ जाएगी। कोविड-19 के बाद का जो युग है, पूरी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, हमारी जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल रही हैं। जिस तरीके से राजनीति होगी, जिस तरीके से कामकाज होगा, सब कुछ अभी हमारा बदल रहा है। आपको याद होगा इससे पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं होती थीं और जो संचार व्यवस्थाएं होती थीं, उनका महत्व तो बहुत था, लेकिन हमारा टॉप प्रायोरिटी में नहीं होती थी वो। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 मंत्रालय, हेल्थ और संचार, ये ऐसे हैं, अब ये टॉप प्रायोरिटी बन जाएंगे क्योंकि आगे आगे वर्क फ्रॉम होम होगा, पॉलिटिक्स फ्रॉम होम होगा, चिकित्सा भी घर, सब चीजें घर होंगी और वो बिना संचार और टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकता। सुधीर जी, दुनिया कैसी बदल रही है कि आज 4 बजे माननीय गृह मंत्री जी हमारे बिहार के कार्यकर्ता और पार्टी के लाखों शुभचिंतकों को संबोधित करेंगे। मैं भी उनके साथ रहूंगा। यह है वर्चुअल रैली। परसों मुझे पटना जाना था, मैं वहां का सांसद हूं पटना साहिब का, तो बरसात में नालों की सफाई के लिए मुझे जाना जरूरी था। मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले साल बाढ़ आई थी, तो फिर यह अपेक्षा थी कि हम लोग मंत्री दिल्ली में ही रहें और देश की व्यवस्थाओं को संभालें। तो मैं दिल्ली में अपने दफ्तर में था और सारे पटना नगर निगम के पदाधिकारी और बाकी जिला पदाधिकारी और मेरे पटना के सारे विधायक बैठे हुए थे और हमने 1.5 घंटा रिव्यू किया, वर्चुअल रिव्यू। और हमारे विधायकों ने फ़ोन करके कहा कि रवि भैया, अगर आप पटना के रिव्यू करते तो वर्चुअल रिव्यू उससे प्रभावी था। हम लोग भी बहुत सीखे। ये एक नई दुनिया है। और आपसे मैं एक बात कहूँ, भारत के लोग, सुधीर जी, मैं टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अपनाते हैं। आपके दर्शकों के लिए एक आंकड़ा जरूरी है। भारत की आबादी 137 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 121 करोड़। अच्छा, मैं भी लिख लेता हूं। लगभग 70 करोड़ जी, 126 करोड़ आधार कार्ड। जी, समझ गए आप? हेलो जी रविशंकर जी, आपने पिछली मैं बार बता रहा था आपसे कि जी, अब जी, आप जी, देखिए हाँ, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया। बस एक बात कह लूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। 37 करोड़ जनधन अकाउंट खुला। हमने गरीबों की राशन, गैस की सब्सिडी, ये सब भेजना शुरू किया गरीबों के बैंक अकाउंट में। पिछले 5.5 वर्ष में हम लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भेजा है।
और 1,70,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाते थे गैस की सब्सिडी में, राशन की सब्सिडी में, मनरेगा के पेमेंट में। अभी जो 1,70,000 का पैकेज मोदी जी ने दिया गरीबों के लिए, इसके लगभग 60,000 करोड़ रुपए सुधीर बाबू हम गरीबों के बैंक अकाउंट में भेज चुके हैं। यही तो है डिजिटल इंडिया, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को मजबूत करना। तो अगर ये हमारा बैकग्राउंड रहा है तो इसका हम और उपयोग कर रहे हैं, और भारत की जनता अब टेक्नोलॉजी के महत्व को समझती है। और आपने जो बात कही जुडिशरी के बारे में, तो 16,000 कोर्ट आजकल डिजिटाइज हो गए हैं, उसका भी हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए हैं, तो ये भी न्याय की व्यवस्था में सहयोगी होगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ सुधीर बाबू कि थोड़ा बहुत वकील और जज के बीच आंखों का भी कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल जरूरी सही कह रहे हैं आप। जैसे छात्रों और अध्यापक के बीच में भी अगर एक कांटेक्ट हो तो वो और अच्छा रहता है। उस पर हम लोग बात करेंगे सर। लेकिन अभी मैं अगला सवाल एक भारत सरकार के मंत्री से नहीं, एक पॉलिटिशियन से कर रहा हूं। आपने पिछला लोकसभा चुनाव जीता, और हमारे देश की जो राजनीति है वो, हमारी राजनीति जो है वो जनसंपर्क वाली राजनीति है। फेंकी जाएंगी, लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि आपकी लोकप्रियता कहां है? और ये बिल्कुल नया स्टाइल अब आपका, आप कैसे अपने आप को इसमें ढालेंगे? आपने बहुत सही कहा, ये चुनौती है और अनिश्चितता भी है जी। लेकिन शायद इससे अच्छा अवसर निकलेगा। अब दिल्ली में हमारे बंगले में कोई भी आ सकता है, सिर्फ कंपनी कॉरपोरेट के लोग नहीं, पदाधिकारी ने, आम जनता कोई भी आ सकती है बिना समय लिए। मैं मिलता हूं लोगों से, वही हाल हमारे पटना साहिब में होता है, वही हमारे अधिकांश मंत्रियों का होता है। अब ये हम लोग जो छात्र राजनीति से दिनों से जो इस पर आगे बढ़े हैं, तो ये पॉलिटिक्स सिर्फ एक नई पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं थोड़ा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपको बताता हूं जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने के सभी विधानसभा के लोगों से बात की, और सभी ट्रेंड थे, सब बैठे हुए थे, हमारे मंडल अध्यक्ष, बाकी सब जिला पदाधिकारी। अभी मैंने एक हफ्ता पहले अधिवक्ता परिषद के हमारे वकील से वो राजनीति और सियासत की फनकारी जो आज तक चली है, किसके यहाँ कितनी भीड़ जुटी और किसने कितनी भीड़ डाली, अब ये आगे कैसा होता है इसको देखना पड़ेगा। लेकिन शायद इस सबों से इस देश की लोकशाही में कुछ अच्छा आएगा। कई फालतू के खर्चे भी बंद होंगे और देश की जनता भी समझेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि कौन नेता अपने विचारों को वर्चुअल तरीके से प्रभावी रूप से रखता है, शायद इस पर निर्णय करने में सुविधा होगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब मैं एक नए मुद्दे पर आता हूं रविशंकर जी, और वो ये है कि पिछले कुछ महीनों से एक दौर हम देख रहे हैं, और बल्कि महीनों क्या, अब तो साल हो चुके हैं, जब आपके दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, कानून और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कानून का दुरुपयोग हुआ है, बढ़ा है, अदालतों का दुरुपयोग बढ़ा है, संविधान के अलग अलग मतलब लोग निकाल कर बताते हैं, कभी जैसे संविधान अचानक से खतरे में आ जाता है कई बार, और इसी तरीके से आईटी का भी दुरुपयोग बढ़ा है, फेक न्यूज़ बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बढ़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, खास तौर पर अगर हम इसका प्रश्न का अगर पहला भाग लें,
कानून मंत्री होने के नाते पीआईएल्स का जो मिसयूज हो रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है और आप चैनल पर और आपकी अगुवाई में चर्चा हो रही है, मेरे लिए संतोष की बात है। देखिए सुधीर जी, मैं पीआईएल का समर्थक हूं। जनहित याचिका जन के हित याचिका होनी चाहिए, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, भ्रष्टाचार के उजागर के लिए, एब्यूज ऑफ पावर के लिए। आपको मालूम है कि बिहार के कुछ बड़े पीआईएल को मैंने बहस किया था। ये जो पूरा चारा घोटाला बिहार में हुआ था लगभग 2000 करोड़ का, उसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करने की मुख्य बहस मैंने ही की थी पटना हाई कोर्ट में। आज कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कल आईएएस अफसर जेल में हैं, सजा भी हो गई सप्लायर्स को। अलकतरा घोटाला, बिटुमिन स्कैम, ये भी मैंने ही बहस किया था। अडवाणी जी जब गिरफ्तार हुए थे अयोध्या कांड में, रथ यात्रा में, मैं भी उनका वकील था। तो ये तो अच्छी बात है, मैं सबका समर्थक हूं। लेकिन आजकल एक दूसरी राजनीति हो रही है। चुनाव में हार गए तो सरकार को पीआईएल के माध्यम से घेरो, और ये घेरने का काम करते हैं कौन लोग? जो चुनाव में हरा दिए गए। अगर सही भावना से प्रामाणिक लोग कोर्ट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कोर्ट निर्देश दे रहा है तो आप देख रहे हैं, यूपी सरकार पेश हुई, बिहार सरकार पेश हुई, जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम मानेंगे, उस पर हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। हमारी परेशानी होती है सुधीर बाबू, जब हारे हुए हताश लोग कोर्ट के गलियारों से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं देश को प्रभावित करने के लिए। ये ठीक नहीं है और ये हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। देखिए हम लोग कौन है सुधीर बाबू? इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, कोई सीनियर है कोई जूनियर है। हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था, जेल में या अंडरग्राउंड में। 3 आजादी के लिए, मीडिया की आजादी, आपकी आजादी, इंसान की आजादी और न्यायपालिका की आजादी। जिस समय एचआर खन्ना ऐसे बहादुर जजेस को 2 महीना के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उन्होंने हेबियस कॉर्पस में जनता के पक्ष में फैसला दिया था। उसी विरासत के लोग अब कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में है। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के खिलाफ किसने इंपीचमेंट प्रोसीडिंग फाइल किया था, और जब बाद में उपराष्ट्रपति ने सैंक्शन नहीं किया क्योंकि आधार नहीं था, तो उन्होंने उसको केस फाइल किया हटाने के लिए उनको, और एकाएक फिर केस को विड्रॉ कर लिया गया। सुधीर बाबू, ये दबाव की पॉलिटिक्स थी या नहीं? नाम नहीं ले रहे हैं, देश जानता है। क्या सच्चाई नहीं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता वकील ने राम जन्मभूमि के केस में सुनवाई में कहा कि इसको चुनाव के बाद सुनवाई करिए? यह कोर्ट को प्रभावित करने की पॉलिटिक्स थी या नहीं थी? तो फिर कहूंगा, आज भी कांग्रेस के कई नेताओं का वही रुख है। और एक तो बड़े वकील भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, केस चल रहा है, लंबे समय तक जेल में रहे हैं, और वो भी जनहित याचिका के माध्यम से नैतिकता का पाठ करा रहे हैं। ऐसे लोगों को, हारे हुए हताश लोगों को से अपनी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और हम इसका प्रतिकार करेंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, जनहित याचिका का हम समर्थन करते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूं देश में बहस हो। और सुधीर बाबू, मैं आपके आईटी वाले सवाल का जवाब कुछ बाद में दूंगा। आपकी अनुमति से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज देश के प्रशासन पर बहुत दबाव है, करोड़ों की संख्या में। मैं अपने बिहार प्रदेश का सह प्रभारी हूं, डीएम एसपी से बात करता हूं, फीडबैक लेता हूं, प्रधानमंत्री का सिस्टम उसको देखता है। अब करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, उनको खाना खिलाना, उनको आइसोलेशन में रखना, उनको क्वारंटाइन करना, अगर किसी को लगा तो उसका टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके पूरे गांव की घेराबंदी करना, परिवार के लोगों को अलग करना। ये छोटा काम है क्या? आज करोड़ों माइग्रेंट लोग पहुंचे हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से कलेक्टर और पदाधिकारी 20 दिन से सो नहीं पाए हैं। तो तमाम कमियों के बावजूद उनके काम की भी सराहना होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। अब कुछ लोग कोर्ट जाते हैं तो जाएं, उनका भी अधिकार है, लेकिन आज सिस्टम पर कितना दबाव है यह समझना बहुत जरूरी है। और तमाम के बाद देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां हैं, मैं स्वीकारूंगा, लेकिन आज मैं कहूंगा
कि देश के पदाधिकारी, देश के नौजवान अफसर, पुलिस वाले, मीडिया वाले, एम्बुलेंस ड्राइवर, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये जो मेहनत कर रही हैं, जो कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। किया इसको जी रविशंकर जी, आईटी अब हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि हम ये नहीं, पहले एक ज़माने में हम कहते थे कि ठीक है मोबाइल फ़ोन टाइम पास के लिए है, लेकिन अब मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी, यही मेरा एक्चुअली वर्चुअल घर है, यही मेरी पहचान है, यानी लोगों की पहचान है। और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये कुछ खास लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण देता हूं। मान लीजिए रिमूव चाइनीज ऐप्स करके एक ऐप आई, वो उसको पुल डाउन कर लिया जाता है। जो हमारा अमूल का ट्विटर हैंडल है, अमूल ने एग्जिट द ड्रैगन करके एक कार्टून छाप दिया, अमूल का जो ट्विटर हैंडल है उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस समय जो हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ खास शक्तियां इसको कंट्रोल कर रही हैं और वही तय करेंगी कि संविधान खतरे में है या नहीं है, या किस देश का संविधान चलेगा और किसका नहीं चलेगा। तो इस पर हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या करना होगा?